हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्लीपी क्लासेस में। दोस्तों, अपने सोशियोलॉजी की क्रैश कोर्स को और आगे बढ़ाएं, पेपर 2 की बात करें। एंड आज मैं आपको C3 के बारे में एंड C3 एंड C4 के बारे में रैपिड समरी दूंगा। ठीक है दोस्तों, रैपिड समरी क्योंकि ऑलरेडी जैसे हमारे यूट्यूब चैनल पर इनके बारे में डिटेल्ड जब वीडियोस अवेलेबल नहीं है, लेकिन इनके नोट्स हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल है, तो अकॉर्डिंगली आप लोगों को एक बेहतर आइडिया मिल पाए इन चैप्टर्स में है क्या। ठीक है, अगर आपका मेंस है इस साल तो मैं आपको चाहता हूं बताना, हमारे ऑलरेडी कोर्सेज, पेड कोर्सेज रन करते हैं जहां पे हम रैपिडली कवर करते हैं बहुत सारी चीजों को क्वेश्चन आंसर के थ्रू। फॉर एग्जांपल, जैसे चाहे वो जीएस की बात हो, चाहे ऑप्शनल की, मेंस के बैचेस में हम क्वेश्चंस एंड आंसर्स के थ्रू चीजें डिस्कस करते हैं। ठीक है, ताकि जो आप अगर एग्जाम देने जाएं तो अकॉर्डिंगली यू आर बेटर प्रिपेयर्ड एंड अकॉर्डिंगली जैसे आप अगर फुल ईयर कोर्स चाहते हैं ज्वाइन करना, चाहे वो जीएस का होता है प्री प्लस मेंस, या फिर आप ऑप्शनल का चाहते हैं सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, ठीक है, तो वो ऑप्शनल के फुल ईयर कोर्सेज विद आंसर राइटिंग एक्सेट्रा बहुत सारी चीजें रहती हैं एट अ वेरी वेरी लो कॉस्ट। ठीक है दोस्तों, यही हमारा आइडिया भी है। ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम चाहते हैं कि क्वालिटी एजुकेशन पहुंचे, उन तक हम भी पहुंचे, क्योंकि हम बहुत एफर्ट करते हैं कंटेंट निकालने में। लेकिन एट द सेम टाइम इट इज इंपॉर्टेंट कि हम फ्री का भी कुछ सामान बच्चों तक पहुंचाएं, ताकि ज्यादा से ज्यादा जो हमारे देश के लोग हैं, जो देश के बच्चे चाहते हैं कुछ जो एक अपनी पढ़ाई को बेटर एक डायरेक्शन देना, वो कर पाए। ठीक है, तो दोस्तों C3 टॉपिक है सोशो ऑप्शनल में, नाम है उसका इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन इन इंडिया, कि कैसे मॉडर्न इंडस्ट्री इवॉल्व हुई। सवाल पूछे जाते हैं 10 मार्क जो मोस्टली अर्बन सेटलमेंट्स की ग्रोथ के बारे में बताइए, वर्किंग क्लास क्या होती है, इसका स्ट्रक्चर, ग्रोथ है ना, इनफॉर्मल सेक्टर क्या रहता है, स्लम्स, डेप्रीवेशन इन अर्बन एरियाज, ये ब्रॉडर इसके आइडियाज। ओके, देन दोस्तों यहाँ पर अगर आप एवोल्यूशन ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री देखें तो मैं आपको चाहता हूं बताना कि इग्नू में बहुत बढ़िया दिया हुआ है, वैसे नोट्स भी अवेलेबल है हमारे, लेकिन आप इग्नू पर भी जाके देखेंगे आपको आराम से कहानी समझ आएगी। जहां पर वो अर्ली फेज की बात करते हैं कि 1850s में हमारे देश में कुछ कुछ कॉटेज इंडस्ट्री थी, फिर हमारे देश में ग्रेजुअली कॉटन की इंडस्ट्री से जुड़ी हुई चीजें आई, एंड उसके बाद जैसे 1920s एंड 40s में जब दुनिया में जंग चल रही है, वर्ल्ड वॉर चल रही है, यूरोपियन फैक्ट्रीज बिल्कुल बंद है, तो भारत में एक तरह से इम्पेटस मिलता है एंड कुछ पारसीज, कुछ मारवाड़ीज यहां पर आकर बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज हम लगाने शुरू करते हैं। एंड किस तरह से वो, क्या वो प्रो ब्रिटिश हैं, कितना वो एंटी ब्रिटिश हैं, किस तरह ब्रिटिश उनको फायदा करते हैं, नहीं करते, उसके बारे में जानना जरूरी है। फिकी की एक स्थापना की जाती है, नेशनलिस्ट मूवमेंट में भी यहाँ पे इसका रोल है। एंड जो आजादी के वक्त पे हमारे देश में क्या इंडस्ट्री थी हमें पता होना चाहिए, स्टेटस इसका। आफ्टर इंडिपेंडेंस मिक्स्ड इकोनॉमी फॉलो करी, इसके पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स की क्या हमारे देश में, जैसे जो लास्की के मॉडल को कैसे फॉलो किया गया, नेहरूवियन आइडिया क्या था, रशियन मॉडल कैसे हमने अमेंड किया, ये आपको जीएस में भी हेल्प करेगा जो हिस्ट्री में। ठीक है, देन पोस्ट लिबरलाइजेशन एलपीजी एरा में टेक्नोलॉजी, इन्वेस्टमेंट, सर्विस इंडस्ट्री के चलते कैसे अनइक्वल ग्रोथ हो रही है, शहरों का विकास हो रहा है, एंड और जो मिडिल क्लास एक्सेट्रा के साथ जो जुड़ी हुई जितनी भी हमारे जो कंसर्न्स रहते हैं। ओके, देन अर्बन सेटलमेंट्स की ग्रोथ की बात होती है तो यहाँ पे सबसे पहले बताना जरूरी है कि सर सेटलमेंट्स होती क्या है, व्हाट आर सेटलमेंट्स, है ना। जो भी आपको ऑप्शनल पढ़ते हैं या फिर इवन जीएस में सवाल आता है, तो मैं तो हमेशा ही आपको रिकमेंड करता हूँ ऑलवेज डिफाइन, जो डिफाइन से अगर आप शुरू कर सकते हैं कि सर सेटलमेंट का मतलब ये रहता है, ठीक है, तो आपके आंसर को एक फ्लो मिल जाता है एंड जो एक आपकी विचारधारा भी समझ आती है एग्जामिनर को कि आप किस तरह से सिस्टमैटिकली चाहते हैं चीजों को अप्रोच करना। ओके, देन चेंजिंग नेचर बताइए सेटलमेंट्स की, प्री हिस्टोरिक कैसे थी, हिस्टोरिक, मिडीवल टाइम्स में, देन पॉलिटिकल मिलिट्री टाउन्स आने शुरू हुए अंग्रेजों के आने से, ट्रेडिंग मैन्युफैक्चरिंग टाउन्स एग्जिस्ट करते थे, एजुकेशन टेंपल टाउन्स एग्जिस्ट करते थे, उनकी क्या सिग्निफिकेंस है, क्या किस तरह की सोसाइटी देखने को मिलती है, देन की जो कई हर एक शहर में सिमिलर लेवल ऑफ पॉलिटिक्स इन्वॉल्व नहीं होती, हर शहर में सिमिलर लेवल ऑफ इकोनॉमिक्स इन्वॉल्व नहीं होती, तो इसलिए कुछ फीचर्स पर ध्यान दें यहाँ, पॉलिटिकल, डेमोग्राफिक, मतलब कि आबादी कैसी है, कि कई ऐसे शहर होते हैं जहां पर बहुत सारे माइग्रेंट्स होते हैं, तो माइग्रेंट्स रहते हैं तो अकॉर्डिंगली ऐसे भी देखने को मिलता है हमारे देश में कि मेल पॉपुलेशन ज्यादा है। ठीक है, तो स्पेशल फीचर्स की कैसे कि बहुत कम एरिया में जो स्थापित है या फिर एकदम फैला हुआ है, कि अर्बन है, सेमी अर्बन है, देन इकोनॉमिक, रिलीजियस, सोशो कल्चरल को सिग्निफिकेंस उस शहर का, सेटलमेंट का, कॉलोनियल को लेगेसी, देन जो पोस्ट इंडिपेंडेंस हमारी अगर जो सेटलमेंट्स का कैरेक्टर चेंज हो रहा है, किस तरह से चीजों में बदलाव आया, एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स का जो गठन किया जा रहा है बहुत सारे, है ना, करंट कुछ इश्यूज हैं हमारे जो अर्बन सेटलमेंट्स के, एंड कुछ करंट टाइप्स, एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन्स, है ना, कई शहर तो सिर्फ और सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन के चलते ही बहुत बड़े हो गए, जैसे फॉर एग्जाम्पल चंडीगढ़। ठीक है, देन इंडस्ट्रियल टाउन्स हैं, कमर्शियल
इंडस्ट्रियल, है ना। कमर्शियल इंडस्ट्रियल में फर्क क्या होता है? कमर्शियल में मोस्टली ट्रेडिंग हो रही होती है, इंडस्ट्रियल में प्रोडक्शन हो रही होती है, ठीक है। देन माइनिंग टाउन्स, देन जो कुछ मिलिट्री के द्वारा बनाए गए टाउन्स, एजुकेशनल टाउन्स, टूरिस्ट टाउन्स, है ना। तो इनके बारे में अगर आपको पता रहे तो बेहतर अंडरस्टैंडिंग रहती है, इनकी तरह किस तरह की सोसाइटी फॉर्म हो सकती है उसका अंडरस्टैंडिंग रहती है। वर्किंग क्लास डिफाइन कीजिए, मार्क्सिस्ट आइडिया एंड एक ब्रॉडर डेफिनेशन भी रखिए, व्हाट इज अ वर्किंग क्लास। देन पर्सपेक्टिव दे सकते हैं कि वर्किंग क्लास एक्सपैंड हो रही है, कई थिंकर्स मानते हैं कि वर्किंग क्लास बढ़ती जा रही है, इवन कि जो टॉप लेवल ऑफिसर्स हैं वो भी वर्किंग क्लास हैं, जो कई ऐसे मानते हैं कि सर वर्किंग क्लास डिसअपीयर हो रही है, कि नहीं वर्किंग क्लास तो ग्रेजुअली सब्ज्यूम होती जा रही है, एलियनेशन कम हो रही है एंड अकॉर्डिंगली वर्किंग क्लास जो घटती जा रही है। हार्मस्ट्रॉम है जो जॉन हार्मस्ट्रॉम, उनका पर्सपेक्टिव भी ले सकते हैं यहाँ पर। हिस्ट्री क्या है वर्किंग क्लास की? वर्कर्स फेस था हमारे देश में जब 1850 में कि वर्कर्स अकॉर्डिंगली खुद से ऑर्गेनाइज करने की कोशिश करते थे। फिलैंथ्रोपिक कि कुछ ऐसे नेता आए जिन्होंने लीड करना शुरू किया, पढ़े लिखे ज्यादा थे, लॉज के बारे में ज्यादा जानते थे, तो लीड करना शुरू किया वर्कर्स को। देन ट्रेड यूनियनिज्म आया देश में, एंड देन वर्किंग क्लास हमारे प्री इंडिपेंडेंस टाइम से लेके अभी मॉडर्न टाइम्स में कैसे इवॉल्व होती गई, लिबरलाइजेशन के बाद वर्किंग क्लास कैसे नजर आती है। आपने प्री एंड पोस्ट एलपीजी जब भी कोई बात आई इंडस्ट्रियल उसकी, या फिर जब बात आए मिडिल क्लास की, बात आए वर्किंग क्लास की, एग्रीकल्चरल क्लास की, किसी भी तरह की क्लास की बात आए, आपने प्री एलपीजी पोस्ट एलपीजी बात हमेशा करनी है, ठीक है। आज नेचर और स्ट्रक्चर क्या है एंड सोशल बैकग्राउंड भी अगर इसका मिल जाए कि कौन से जो प्राइमरीली लोग कहां से थे, अर्बन एरियाज में थी, विमेन कम थी, है ना, ऐसे अगर आपको कुछ पर्सपेक्टिव पता लगे तो आपने वो भी इसमें डालने हैं। ओके, देन अर्बन एरियाज का टॉपिक है, यहाँ पर बड़ा टॉपिक है, इस पे हमने जो जैसे हमारे पेड मॉडल्स में हमारे जो काफी सारे वीडियोस हैं, डेटा की बात भी करते हैं, क्योंकि डेटा की यहाँ पे डेफिनेशन में भी आपको रिक्वायरमेंट रहती है कि जब डिफाइन करते हैं, भारत सरकार भी जब डिफाइन करती है अर्बन एरियाज को, नंबर्स पे ही डिफाइन करती है, इतने लोग अगर रहते हैं तो अकॉर्डिंगली दिस इज व्हाट बिकम्स अ सिटी, दिस इज व्हाट बिकम्स अ टाउन, दिस इज व्हाट बिकम्स अ रूरल एरिया, है ना। तो क्या किस तरह के काम में इन्वॉल्व हैं, एग्रीकल्चरल काम में इन्वॉल्व हैं या नहीं है। ओके, देन सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव में लुइस वर्थ एंड ऑस्कर लुइस, दोनों ही लुइस हैं वैसे तो, लेकिन इनके पर्सपेक्टिव जानने जरूरी रहते हैं कि किस तरह से हमारे जो शहरों में अर्बन एरियाज में एक ऐसे स्लम की फॉर्मेशन है जहां पर बहुत सारी जो जरूरी कुछ सुविधाएं रहती हैं वो उससे इंसान डिप्राइव्ड रहता है। डेटा कोड करना जरूरी, ठीक है, कितना % लोग हैं ऐसे जो स्लम्स या फिर स्लम होते क्या है, परिभाषा क्या है, उसमें ऐसी जिंदगी जी रहे हैं। ओके, कॉजेज, वेरी 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 इंपॉर्टेंट की कॉजेज क्या है स्लम फॉर्मेशन के। फंक्शंस, स्लम फंक्शन क्या पूरा करता है, कि अगर स्लम कोई फंक्शन पूरा ना करता होता तो उसमें जाके कोई अपना जीवन व्यतीत ना करता, ठीक है। तो इसलिए अगर बहुत सारे स्लम्स हैं, स्लम्स बढ़ते ही जाते हैं, तो कोई तो फंक्शन पूरा कर रहे होंगे, तभी शायद वो एक्सपैंड भी करते जा रहे हैं। ओके, अप्रोचेस क्या है कि कैसे हम इरेडिकेट मतलब या फिर स्लम वाली लिविंग को कम कर सकते हैं, लोगों को बेहतर जिंदगी दे सकते हैं। मार्क्सिस्ट अप्रोच है, वेलफेयरिस्ट, सीडीपी, कम्युनिटी डेवलपमेंट अप्रोच, देन ह्यूमैनिटेरियन, मॉडर्नाइजेशन। सुप्रीम कोर्ट ने भी कुछ वर्डिक्ट्स में बात की है स्लम्स को कैसे हम ह्यूमैनिटी ये पर्सपेक्टिव से देख सकते हैं एंड अकॉर्डिंगली टैकल कर सकते हैं। सरकार ने क्या क्या स्कीम्स प्रोग्राम चलाई, डेप्रीवेशन कैसे रहती है, इकोनॉमिक, एनवायरमेंटल, सोशल, इसकी बात करें ना, ब्रॉडर फ्रेमवर्क देते जा रहा हूं क्योंकि लेक्चर पढ़ाएंगे, लेक्चर तो कितने लंबे हो जाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए अर्बनाइजेशन की भी ना आप इसमें कुछ पर्सपेक्टिव है, जैसे अर्बन पॉवर्टी, इट्स अ सेपरेट काइंड ऑफ अ पॉवर्टी जहां पर खाने के आपको दिक्कत हो जाएगी अगर जेब में पैसा नहीं है। देन कॉन्स्टिट्यूशन एंड स्लम्स की बात कि हमें राइट टू लिव है, क्या हम कहीं भी जाकर रह सकते हैं, कि स्लम फॉर्मेशन तो वैसे बढ़ती ही जाएगी। एंड देन सिटी को डिफाइन करना कि सिटी है क्या, ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। देन दोस्तों टॉपिक है हमारे पास चाइल्ड लेबर का, कि चाइल्ड लेबर के कॉजेज क्या हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या हैं। चाइल्ड लेबर की अगर हम बात करें कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कौन से आर्टिकल में चाइल्ड लेबर या उससे ऐसी जुड़ी हुई प्रैक्टिसेस को प्रोहिबिट करता है। लीगल प्रोविजंस, इंस्टीट्यूशनल प्रोविजंस क्या है कि हमने कौन सी संस्थाएं बनाई हैं देश में जिस पे काम करती हैं, प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज, एनजीओज इंपॉर्टेंट। ग्लोबलाइजेशन के चलते, है ना, इंपॉर्टेंट जो कंटेम्प्रेरी ग्लोबलाइजेशन के चलते, कोविड के चलते क्या क्या प्रभाव रहेगा चाइल्ड लेबर पर, बढ़ेगा घटेगा, पॉजिटिव्स नेगेटिव्स देख के, एंड कैसे हम इंटीग्रेटिव, क्योंकि जब माँ बाप जब बहुत गरीब होते हैं तो बच्चों को अक्सर वो नौकरी करने लगा देते हैं, किस तरह से इंटीग्रेटिव अप्रोच लें, किस तरह बच्चों को स्कूल से हटा दिया विल नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम, ठीक है, सॉरी, बच्चों को अगर हमने जो एम्प्लॉयमेंट से हटा दिया विल नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम। माँ बाप को भी हमें लाइवलीहुड देना होगा, तभी ही वो जाकर बच्चों को काम पर जाने से रोकेंगे। ओके, देन C4 हमारा टॉपिक है पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी, नेशन, डेमोक्रेसी, सिटीजनशिप, पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स, सोशल एंड पॉलिटिकल एलीट,
रीजनलिज्म, डिसेंट्रलाइजेशन, सेकुलराइजेशन। तो बहुत से टॉपिक हैं, हम इंटीग्रेटेड तरह से अगर देखें तो पेपर 1 में भी देखे जाते हैं। तो चैप्टर 7 पेपर 1 में आपने बहुत सारे कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, व्हाट इज अ नेशन, ठीक है, या फिर व्हाट इज अ पॉलिटिकल पार्टी, है ना, एटसेट्रा, वो वाले कॉन्सेप्ट्स यूज होते हैं। एंड यहाँ पर कुछ स्पेसिफिक चीजें हैं जो मैं चाहता हूं अगर हम पढ़ें तो हम पेपर 1 में भी उनको यूज कर लें। ओके, रीजनलिज्म को डिफाइन करना जरूरी है कि रीजनलिज्म कब कहलाता है, कि कितने, अगर मैं बात करूं कि वो नेशन के बियॉन्ड मैं रीजन की बात कर रहा हूं, एंड रीजन जो या फिर क्या देश के लिए हित में है, देश के अगेंस्ट है। ओके, ये बात को जानना, भारत के कॉन्टेक्स्ट में समझना, भारत में इतिहास क्या रहा, पोस्ट इंडिपेंडेंस सरकार ने क्या क्या कदम उठाए, बहुत सारी कमेटीज आप हिस्ट्री में भी पढ़ते हैं, स्टेट्स हमारी कौन सी इसमें गठन हुआ, नॉर्थ ईस्ट में कैसे बनती गई स्टेट्स, एंड एग्जिस्टिंग स्टेट्स भी जो छोटी छोटी होती गई। ओके, देन इमर्जेंस क्या रहे, कि क्या क्या कारण रहते हैं कि जो रीजनलिज्म इमर्ज करता है। देन सन ऑफ सॉइल मूवमेंट, अगर जानने इसके बारे में थोड़ा सा तो इंपॉर्टेंट रहता है। देन इंपॉर्टेंट आउटकम्स क्या रहे, अगर बहुत सारी रीजनल वाली मूवमेंट चली तो उसके आउटकम्स क्या रहे, ठीक है, कोई हमेशा कंक्लूजन पे पहुंचा, ठीक है। एंड देन उसके बाद क्राइटेरिया क्या रह सकता है किसी एक रीजन को रिकॉग्नाइज करने का, कि ऑल राइट ये रीजन है, क्या वो क्राइटेरिया लैंग्वेज है, क्या वो रिलीजन है, क्या एक ज्योग्राफिकल रीजन है ना, क्या क्राइटेरिया होता है कि हम बोलते हैं कि अच्छा लेट्स से हम सब पंजाबी, हम सब मराठी, हम सब गुजराती, मारवाड़ी, है ना, या फिर कैसे हम जो पर्टिकुलरली हम इस रीजन के हिसाब से कि हम बोले ये रीजन कहलाता है। देन कि कैसे हम रीजनलिज्म को रिकंसाइल करें एक नेशन के साथ, कि क्या मैं नेशन के अगेंस्ट तो नहीं हो जाऊंगा, नेशन मेरा टूट तो नहीं जाएगा, अगर कैसे बहुत बार हुआ भी है इतिहास में, बहुत सारे नेशंस में बहुत सारे रीजन एग्जिस्ट करते थे एंड दे एंडेड अप बिकमिंग अ सेपरेट कंट्री, सेपरेट नेशन। एग्जांपल्स के साथ भी हम इसको देखें तो हमारी कहानी अच्छी बन सकती है। देन इंपॉर्टेंट टॉपिक कंटेम्प्रेरी है, पॉलिटिकल पार्टीज, डेफिनेशन एटसेट्रा से जो सब कुछ वहां पर मैं नहीं जा रहा, उसमें आपने देखना है पॉलिटिकल पार्टीज हमारे देश में सिस्टम क्या है, फंक्शंस एंड रोल, है ना, क्या फंक्शंस क्या रोल। रजनी कोठारी का पर्सपेक्टिव जो ये मार्वलस इनके एनालिसिस है, एंड रजनी कोठारी जी लिख गए इनके पर्सपेक्टिव कि भारत में पॉलिटिक्स एंड उसके बाद जो कांग्रेस सिस्टम, इन्होंने जो वर्ड दिया था कांग्रेस सिस्टम, इसके बारे में पता होना चाहिए हमें, अपने आंसर्स में अगर रिफ्लेक्ट करें मजा आएगा। एंड देन क्रिटिसिज्म क्या है कोठारी सर के मॉडल का, कि जो रजनी कोठारी जी ने जो मॉडल दिया उसका क्रिटिसिज्म क्या है। ओके, देन उसके बाद जो कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल सिस्टम में हमारे देश में ना हमने वेरियस फेजेस देखे, ठीक है, फर्स्ट फेज था, सेकंड फेज, थर्ड फेज, जहां पे हम देखते हैं अलग तरह से पार्टीज बिहेव करती हुई नजर आती हैं, ठीक है। अभी हम कह रहे हैं कि 2014 के इलेक्शन के बाद फोर्थ एक पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम के जैसे एक नजर आ रहा है कि एक नया सिस्टम सा उभर के आ रहा है, ये भारत में पॉलिटिकल पार्टीज का एक तरह से चौथा फेज मान सकते हैं हम। एंड देन उसके क्या क्या फीचर रहते हैं, जैसे 52 से 67, देन 89 तक, देन 2014 तक, अभी मानते हैं हम कि 2014 ऑनवर्ड एक चौथा फेज चल रहा है, फोर्थ पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम्स को हम कहते हैं, ठीक है। थर्ड पार्टी सिस्टम के कुछ प्रिंसिपल्स हमें पता होने चाहिए कि कैसे उसमें से बदलाव नजर आ रहा है चौथे उसमें, एंड ट्रेंड कैसे बदल रहे हैं। मल्टीपोलैरिटी से हम सिंगल जो पार्टी सिस्टम की तरफ जा रहे हैं, एक तरह से नजर आता है। एंड देन जो पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन रिड्यूस हो रही है, जो हमारी जो कंपटीशन है वो वीक हो रहा है, स्ट्रांग नहीं हो रहा। एंड देन फेडरलाइजेशन जो है पर्टिकुलरली हमारे नेशनल इलेक्शंस की, वो भी कमजोर हो रही है, ठीक है, मतलब स्टेट्स की भूमिका घट जाती है। एंड देन वहां पर हम कह रहे हैं कि जो हाईली हेट्रोजेनस जो कैटेगरी है वो रीजनल पार्टीज इतनी हेट्रोजेनस है, मतलब इतनी विभिन्न नजर आती हैं, जो ईस्ट में नजर आएंगी पॉलिटिकल पार्टीज आपको रीजनल, वो वेस्ट में वैसे नहीं नजर नहीं आ रही, नॉर्थ में बिल्कुल अलग, साउथ में कुछ और इश्यूज, तो इसीलिए जो हम कह रहे हैं कंपटीशन रीजनल पार्टीज भी नहीं दे पाती। एंड देन उसके बाद जो वोटर मोबिलाइजेशन हो रही है नेशनल इलेक्शन में, जो थर्ड पार्टी में नजर नहीं आता था, फोर्थ पार्टी सिस्टम में नजर आता है। देन कास्ट की कॉम्पोजिशन कैसे बदलती है, इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है मेंस के लिए। बीजेपी एक इंपॉर्टेंट पार्टी, एक जो एक सिस्टम डिफाइनिंग पार्टी के बनकर उभर कर आई 2014 ऑनवर्ड्स, इंपॉर्टेंट एनालिसिस, ठीक है। एंड देन उसके बाद की उनकी बीजेपी की अगर हम बात करें आइडियोलॉजिकल हेजेमनी, कैसे वो तीन इंपॉर्टेंट आइडियाज पर बीजेपी अपने आप को जो पोस्टर करती है एंड बताती है कि कैसे इंपॉर्टेंट तरह से उन्होंने सिस्टम को ही जो डिफाइन किया, रिडिफाइन किया। एंड ऑर्गेनाइजेशनल एंड फाइनेंशियल, जैसे बिल्कुल कांग्रेस की जब हम बात करते हैं फर्स्ट पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम में, कांग्रेस के पास भी ऑर्गेनाइजेशन बहुत सॉलिड, फाइनेंशियल भी बहुत सिस्टम सॉलिड, बाकी पार्टीज की कंपैरिजन में सेम हमें फोर्थ में नजर आता है। एंड करिज्मेटिक लीडरशिप, ठीक है, ये सब चीजें जो हमें फोर्थ पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम को डिफाइन करने में always give them, if you're ever asked such a question, मुश्किल नहीं होगा ये, जैसे बहुत सारे मिलन वैष्णव वगैरह ने जो आर्टिकल्स देखे हैं
सुहास पालशेकर एक्सेट्रा, उनका सबका जूस है, ये मिक्सचर है। तो एग्जांपल्स के साथ कोट कीजिए, इतना मुश्किल नहीं है, मैं आपको चाहता हूं बताना, ठीक है। यहाँ पर जैसे जो टॉपिक्स हैं बाकी ये टॉपिक्स हमने बहुत सारे टॉपिक्स हम देखते हैं हमारे इवन की पेपर 1 में भी विद इंडियन कॉन्टेक्स्ट, थोड़ा सा इंडियन तड़के के साथ, ठीक है। प्रॉब्लम्स ऑफ रिलीजियस माइनॉरिटीज एक्सेट्रा हमने प्रीवियस भी देखा हुआ है, हमारे B6 में भी था। तो इसीलिए सब चीजों को मिक्स करके अगर हम देखें तो ये, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मैंने नीचे आपको बताया, रीजनलिज्म एंड इवन पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम का एवोल्यूशन, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ठीक है। तो इस पर आप ध्यान दीजिए। सेकुलराइजेशन, हमारे देश में सेकुलरिज्म का मॉडल कैसे डिफरेंट है एग्जिस्टिंग मॉडल्स जो वेस्ट के मॉडल्स हैं, तो उसके बारे में बात करें। दिल्ली राइट्स की बात करें, दिल्ली राइट्स, साबरीमाला इशू की बात करें, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट कंसर्न्स हैं, इनके बारे में अगर हम बात करें, इनका एनालिसिस रखें तो हम अच्छा अटेम्प्ट कर सकते हैं, मेंस में भी बेहतर नंबर ला सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो एक ये ब्रॉडर फ्रेमवर्क वाला वीडियो रहता है हमेशा ही कि हम क्या क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, कि ब्रॉडर आइडिया रहे कि बिल्कुल काम फैल ही ना जाए, पढ़ने लगे तो पढ़ते ही रहे, ठीक है। तो इसीलिए मैं चाह रहा था ऐसे कुछ वीडियोस बनाकर आपको थोड़ा और बेहतर गाइड करना, ठीक है दोस्तों। बाकी बस आप भी पढ़ाई जो बनाए रखिए एंड मिलेंगे अपने अगले वीडियोस में बहुत ही जल्द दोस्तों। बाय बाय, टेक केयर।